हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेसन 2 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। द चैप्टर इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। सो एज यू नो कि चैप्टर थोड़ा लेंदी है, सो रिवीजन लेक्चर भी मे बी थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट आई विल ट्राई कि इसे शॉर्ट में एंड अप किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड फिर उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीज़ें। सो पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो उसमें कुछ 6 टाइप्स है: एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, जोग्राफिकली स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर और बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। सो हम हर एक स्ट्रक्चर का देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा है एंड उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। सो जो फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक सिंपली ओनर होता है और उसके अंदर वो चाहे तो अपने कुछ छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं। सो इसको हम एज अ रिटेलर शॉप बोल सकते हैं। सो इनके एडवांटेजेस, रिटेलर या फिर एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर। ओके, सो लाइक एग्जांपल्स अगर हम फटाक से कनेक्ट कर पाएंगे। सो इसके फर्स्ट की एडवांटेजेस क्या है? सो एडवांटेजेस ये है कि लाइक एक ही ओनर होता है, तो वही डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस कौन सी चीज़ कैसी होगी। तो फास्ट डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि उससे किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि ये डिसीजन लूँ कि नहीं लूँ, तो फास्ट डिसीजन हो जाएगा। ओके, फिर सेकंड है मोर रिस्पॉन्स टू मार्केट। अब मोर रिस्पॉन्स किस होगा मार्केट को, कि लाइक क्योंकि मार्केट से कुछ क्वेरी आई कि ये ठीक नहीं है, तो फटाक से उन्हें रिस्पॉन्स कर पाएगा मार्केट को कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें। फिर गोल कॉन्ग्रेंस। अब गोल कॉन्ग्रेंस बेसिकली होता क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है, जो बाकी लोग हैं, उनका गोल और कंपनी का या बिज़नेस का जो गोल है वो सेम है या नहीं, तो इसको हम गोल कॉन्ग्रेंस बोलते हैं। तो फिर जैसे कि ओनर है तो उसका गोल ऑफ कोर्स जो बिज़नेस का गोल है वही होगा, तो फिर क्या होगा कि गोल कॉन्ग्रेंस की जो ओनर है, एम्प्लॉयज़ है, उनका गोल्स और जो बिज़नेस का गोल है वो सेम होगा। फिर आता है गुड कंट्रोल। फिर कि एक ही ओनर है तो कैसे कि उसका अच्छा खासा कंट्रोल होगा सभी चीज़ पे, कि कौन सी चीज़ कैसी चल रही है, उसके एम्प्लॉयज़ पे भी उसका अच्छा खासा कंट्रोल होगा। देन कि जो वर्कफोर्स है उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि रोज़ का उठना बैठना है उनके साथ, तो फिर वैसे कि उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वर्कफोर्स के साथ। फिर आते हैं इनके डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस क्या होगा कि जैसे कि बेसिकली हमें कोई आगे चल के ये नहीं पूछता कि आपको क्या सारी चीज़ें आती है, नो। सो इसमें क्या होगा कि इसकी वजह से करियर के जो ग्रोथ के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। फिर ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये क्या होते हैं, ओनर पे डिपेंड होते हैं, ये अपने खुद के व्यूज़, खुद का ओपिनियन, वो सारी चीज़ें नहीं रख पाते। तो इसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ओनर पे डिपेंड होगा। फिर क्या है कि कैन नॉट कोप विद डाइवर्सिफिकेशन। अभी जैसे कि ये करते हैं कपड़ा मैन्युफैक्चर, क्योंकि अब इन्हें बीच में ही बोल दिया कि आप पावर एनर्जी मैन्युफैक्चर करो, सोलार पैनल्स मैन्युफैक्चर करो। अब है तो एक ही ओनर और ऊपर से वही सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, तो वो इतना डाइवर्सिफाई खुद को कैसे कर पाएगा। और अगर हम कुछ और प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी अगर नहीं बोलते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए, अगर लोकेशन ही बोलते हम कि और कहीं डाइवर्सिफाई करना है, तो उसमें भी तो टफ़ होगा ना, कि मतलब वही अकेला बंदा है तो कैसे करेगा। सो यही कि वो कैन नॉट कोप विद डाइवर्सिफिकेशन या ग्रोथ। ओके, सो सेकेंड है फंक्शनल और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या होता है, एज यू नो कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड उनके नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, आई मीन सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट है। सो अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब होता क्या है हमारे यहाँ पे, लाइक हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो भी है बिजनेस, उसमें हम पैंट भी सिलते और लाइक पैंट भी बनाते और शर्ट भी बनाते और शूज़ एंड ऑल ये सारी चीज़ें भी बनाते। तो फिर क्या होगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसी में ये सारी चीज़ें, एक ही डिपार्टमेंट में ये सब बनेगा। सेल्स डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट में ये सब सेल होगा। तो अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? सो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि जो पैंट है, शर्ट है और शूज़ है वो एक ही डिपार्टमेंट में बन रहे हैं, तो उससे क्या है कि वो उन सब के लिए एक ही मशीन यूज़ होगी। तो क्या होगा कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की मतलब कि जो हमारे पास असेट्स है
या फिर जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही एफिशिएंट वे में या बेस्ट तरीके से यूज़ होंगे। सो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हो गया। अभी आता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि जैसे कि प्रोडक्शन वाला बंदा है तो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली सुबह से लेकर शाम तक खाली प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्डाइजेशन उसको आएगा कि वही चीज़ बार बार करने से। फिर जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं वो सेम काम बार बार कर करके उसमें क्या हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर आता है करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे कि अगर जैसे कि आप ये रहा ठीक है चलो प्रोडक्शन का, अब हम आते हैं लाइक थोड़ा कुछ नहीं हो कि अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग भी आप सेम लाइक कंटिन्यूसली कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगा। आप अभी यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, अगर आप आगे जाकर भी कोई बड़ी कंपनी में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप अकाउंटिंग में उस टाइम पे बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ में एक्सपीरियंस हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ में आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपका करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो इंक्रीज़ होगा। फिर आते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस यानी कि एम्पायर बिल्डिंग। अब एम्पायर बिल्डिंग क्या होता है कि मतलब कि दादागिरी करना, खुद का ही सब करना कि नहीं मेरा ही चलेगा, आप गलत हो, ये सारी चीज़ें। लाइक एम्पायर बिल्डिंग अभी एक ऐसे एग्जांपल कि सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है मुझे सामान ही नहीं मिलता सेल्स के लिए, तो प्रोडक्शन वाला बोलेगा कि हमारे यहाँ पे इतना ही बनता है, तो वो दादागिरी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं एम्पायर बिल्डिंग। सो सेकेंड आता है कि स्लो। अब स्लो कैसे होगा कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है सपोज़, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें पैसा आएगा प्रोडक्शन वालों को, फिर प्रोडक्शन वाले फिर उसे मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दिखाएंगे, वो मार्केटिंग करेंगे, फिर जाके किधर वो जाके सेल्स होगा। तो ये सब चीज़ों में क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट्स की, जो भी फंक्शंस है हमारे, जो भी डिपार्टमेंट्स है उनमें झगड़ा भी हो सकता है, जैसे कि हमने एम्पायर बिल्डिंग में देखा कि सेम पॉइंट की झगड़ा हो सकता है। तो फिर कैनॉट कोप विथ डाइवर्सिफिकेशन। अभी एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो शर्ट बना रहा है, पैंट बना रहा है, शूज़ बना रहा है, उसको ही तुम बीच में बोल दोगे कि ये भी बना ले, तो वो कैसे बनाएगा। सो वही चीज़ है कि वो लाइक डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे फटाक से। सो अभी थर्ड पॉइंट है हमारा डिविजनल या फिर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। डिविजनल या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो टॉप मैनेजमेंट होती है, और उनके अंडर जो है वो लाइक शर्ट को लाइक जैसे कि एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो सारी चीज़ें बनती थी, अब वो हर एक प्रोडक्ट के लिए हम अलग अलग उन्हें ये कर देते, बाइफरकेट कर देते। तो अभी एक है जो शर्ट बनाएगा, और एक एज ए डिपार्टमेंट या फिर वही चीज़ कि वो पैंट बनाएगा, और एक टी शर्ट बनाएगा या शूज़ बनाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा कि जो शर्ट है, पैंट है, और जो भी सारी चीज़ें जो हमारा लाइक डिविजनल स्ट्रक्चर है उसके अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं कि लाइक अभी शर्ट है तो उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा अलग से, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, फिर पैंट वालों के लिए अलग प्रोडक्शन वाला होगा, सेल्स वाला होगा, मार्केटिंग वाला होगा। तो ऐसे कि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर आ सकता है। अब इनके आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस इनका क्या आएगा, एनेबल्स ग्रोथ, कि सब अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे, ये शर्ट बना रहे, ये पैंट बना रहे और ये बना रहे, तो हम कुछ भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि एनर्जी मतलब कि ग्रीन एनर्जी का, कि अभी जो भी है रिसोर्सेज उन्हें बचाना है, इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ग्रीन एनर्जीज बनाना स्टार्ट करेंगे, सोलार पैनल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इसका ट्रेंड बहुत चल रहा है, सो हम उस चीज़ में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया, लाइक उस चीज़ में हम ग्रोथ कर सकते हैं, कहीं और लोकेशन पे जाके कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, वैसा कि एनेबल्स ग्रोथ। फिर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर क्लियर, कि मतलब किसको क्या काम करना है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे कि हाँ तुझे ये चीज़ बनानी है, तुझे ये इसको मार्केटिंग करना है, ये तुझे बेचना है, ये सारी चीज़ें, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्लियर होती है यहाँ। फिर ट्रेनिंग ऑफ जनरल मैनेजर, जैसे कि शर्ट वाला बंदा है, वो शर्ट की सारी चीज़ें हैंडल करे, तो वो एक एज ए मैनेजर होगा, और वो लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी चीज़ें मैनेज करेगा और सारी चीज़ों पे ध्यान रखेगा। तो क्या हो गया कि वो एज ए जनरल मैनेजर होगा, उसकी उसी साथ ट्रेनिंग भी होगी, तो ये भी एक एडवांटेज होता है। और फिर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो फास्ट होती है, वही सेम चीज़ की
शर्ट है पैंट है तो कुछ और भी उसके साथ वो डाइवर्सिफाई कर सकता है, कुछ और भी बनाना स्टार्ट कर सकता है। फिर आते टॉप मैनेजमेंट जो है वो फ्री हो जाती है, लाइक कि सब प्रोडक्ट वाले हैं, सब मैनेजर्स है सबके एक एक प्रोडक्ट के, तो वही सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो फिर जो ऊपर की जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। अब इसमें आते कुछ डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो ओनर है या फिर जो टॉप मैनेजमेंट है उनका क्या है, कंट्रोल्स जो है वो लॉस हो जाता है। जैसे कि मतलब कि जो शर्ट वाला जो मैनेजर है या फिर पैंट वाला, अगर हम उनके पास बार बार जाएंगे और पूछेंगे कि हुआ क्या हुआ क्या, तो वो बहुत इरिटेट हो जाएंगे और क्या बोलेंगे ऑफ कोर्स लास्ट में कि आप बैठो भाई, थोड़ा हमें समय दो, हम आपको इतने टाइम तक इतना प्रॉफिट करके देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ओनर है उसका जो वर्कफोर्स है उस पर उसका कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाएगा। सो अभी आते हैं लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। ओके, लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि शर्ट वाला अलग है, पैंट वाला अलग है, टी शर्ट वाला अलग है। ओके, सब लोग अपना अपना ही प्रॉफिट देखेंगे, शर्ट वाला बंदा अपना प्रॉफिट देखेगा, पैंट वाला अपना प्रॉफिट देखेगा, सब अपना अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। तो भाई बिजनेस का प्रॉफिट कौन देखेगा, जो मेन है ओवरऑल प्रॉफिट किसका, मतलब किसी को कुछ लेना ही देना नहीं है। सो वो भी एक प्रॉब्लम है कि जो बिज़नेस का गोल है और जो सबका एम्प्लॉयज़ का या फिर जिसका गोल है वो सेम नहीं होता, तो यहाँ पे लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस आता है, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। फिर आते कि स्पेशलिस्ट जो है वो आइसोलेटेड फील करते हैं, मतलब कि अकेलापन। अगर आप किसी को शिफ्ट कर रहे हो कहीं तो फिर वो क्या होगा, आइसोलेटेड यानी कि अकेलापन महसूस करना, तो स्पेशलिस्ट जो है वो आइसोलेटेड फील करेंगे। फिर डिफ़िकल्ट टू एलोकेट सेंट्रल कॉस्ट, मतलब कि जैसे कि अभी शर्ट पैंट और टी शर्ट के लिए कॉल सेंटर हमने रखा है कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो लोग यहाँ पे कॉल करके पूछेंगे। अभी सबके लिए कॉल आता है, बट हम एलोकेट कैसे करें, जैसे कि कभी शर्ट वालों की ज़्यादा कॉल आते हैं और पैंट वालों के कम कॉल आते हैं, तो इसे हम एलोकेट कैसे करेंगे। तो ये जो सेंट्रल कॉस्ट होते हैं इन्हें एलोकेट करना बहुत ही टफ़ हो जाता है। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ओके, सो फोर्थ आते हैं जोग्राफिकली स्ट्रक्चर्ड पे। इसमें भी क्या होता है, सेम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बट जैसे कि हम पैंट शर्ट और ये सब चीज़ों को मतलब अलग अलग होते थे, अब यहाँ पे जो है वो लोकेशन के हिसाब से बाइफर्केट होंगे। जैसे कि ईस्टर्न डिवीज़न है, वेस्टर्न डिवीज़न है, मुंबई डिवीज़न है, कोई मुंबई का है तो कोई फिर कोलकाता का है तो कोई दुबई का है, ऐसी सारी चीज़ें। अब इसमें एडवांटेजेस यूनिक एक ही है कि लोकल डिसीजन मेकिंग अलाउ, मतलब कि जैसे कि जो बंदा, मैं यहाँ पे मुंबई से काम करती हूँ और वो बंदा दुबई में मेरा बिज़नेस संभालता है, तो फिर मैं क्या करूँगी, उसे लोकल डिसीजन मेकिंग जो है वो उसके हाथ में अथॉरिटी दूँगी कि हाँ जो भी लोकल डिसीजंस है तो वो ले सकता है, ठीक है। सो ये एक एडवांटेज है, और बाकी सब सेम एज लाइक डिविजनल स्ट्रक्चर की तरह ही है, इसमें ऐसे कुछ ऐसा अलग नहीं है। सो फिर यहाँ पे एक पॉइंट है जो मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, जो है कि लाइक डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेफर किया जाता है कंपैरिजन टू जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। कब, जब प्रोडक्ट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ, जैसे कि अगर कार इंडस्ट्री है हमारी, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, प्रेफर करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर, ना कि जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। सो यही एक पॉइंट था कि अगर अगर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है तो फिर हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली डिविजनल स्ट्रक्चर। सो ये फोर्थ हो गया हमारा जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। अभी आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है डिविजनल स्ट्रक्चर का और एक फंक्शनल स्ट्रक्चर का, तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमें। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जैसे चाहे वैसे काम हो सकता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाती है सारी चीज़ें। ओके, और फिर सेकंड आता है कस्टमर ओरिएंटेशन, कि जो कस्टमर को चाहिए, लाइक नीड टू टेलर बोलते हैं ना, कि जैसे कस्टमर को चाहिए, जो प्रेफर करता है वैसी चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड कर पाते, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, कस्टमर ओरिएंटेशन। फिर
एनकरेजेस टीम वर्क। सो बहुत से लोग होते हैं, डिविजनल वाले भी होते हैं, फंक्शनल वाले भी होते हैं, तो क्या हो जाता है इसमें कि जो टीम वर्क है उसको एनकरेज कर। और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सो डुअल कमांड एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और पैंट वाले हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्शन वाले हैं वो बोलेंगे कि क्लॉथ चाहिए परचेज डिपार्टमेंट को, और पैंट वाले हैं उनको भी क्लॉथ चाहिए लाइक प्रोडक्शन के लिए। सो फिर यहाँ पे क्या होगा कि एक ही चीज़ के लिए दो जन कमांड दे रहे, तो फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे कि मैंने आपको कहा था आपने किया नहीं। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। फिर टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग होगा कि लाइक सबको बिठाना, फिर डिस्कशन करना, फिर कोई चीज़ डिसाइड करना, तो ये भी क्या हो जाएगा एक डिसएडवांटेजेस की लाइक टाइम कंज्यूमिंग मीटिंग होगा। फिर एडमिन कॉस्ट हाई होगा। एडमिन कॉस्ट हाई होगा यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है सबके डिपार्टमेंट के अलग अलग ये भी होंगे, मैनेजर्स भी होंगे, तो उसमें भी क्या होगा कि उनका जो एडमिन कॉस्ट है वो हाई हो जाएगा। फिर आता है डाइल्यूशन ऑफ फंक्शनल अथॉरिटी। सो मतलब कि जो फंक्शनल अथॉरिटी है उनका क्या हो जाएगा कि उनकी वैल्यू वीक हो जाएगी। सो ये उनके डिसएडवांटेजेस है। अभी 6th पॉइंट पे बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर। सो बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर जो है वो 3 टाइप का है: हॉलो ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले हॉलो ऑर्गेनाइजेशन। सो हॉलो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जैसे कि हम कोई चीज़ आउटसोर्स करते, सो उसमें क्या होता है कि एग्जांपल जैसे कि हम सीए है, लाइक ECCA कर रहे हैं और हम बैलेंस शीट बनाना है, सो हम क्या करेंगे कि बैलेंस शीट किसी और से बनवा लेंगे एंड उसे फाइनलाइज करके सिग्नेचर वगैरह हम करेंगे। सो क्या इसमें किया कि हमने कुछ चीज़ें आउटसोर्स कर दी। सो ये इसका मतलब होता है कि हॉलो ऑर्गेनाइजेशन की हम कुछ चीज़ें जो है, हमारा कुछ काम जो है वो आउटसोर्स करते हैं और फिर फाइनलाइज या फिर कुछ काम हम करते हैं। फिर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एज अ एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट। सो यहाँ पे क्या करता है, ये कुछ काम नहीं करता या कुछ सेल नहीं करता, ये सिर्फ एक एज अ मीडिएटर होता है सेलर और कस्टमर के बीच। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल ये मीडिएटर है और यहाँ पे जितने भी सेलर है वो आएंगे और उनके प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे इन्हें दिखाएंगे, और ये क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट्स को थोड़ा लाइक और अच्छे से दिखाकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो जितने भी कस्टमर्स हैं वो ये प्रोडक्ट देखेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जो सेलर है वही डायरेक्टली ये जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को सेल करेगा। सो ये एज ए सिर्फ एक मीडिएटर होता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। और मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कुछ टाइप में लाइक हॉलो ऑर्गेनाइजेशन के जैसे सेम ही होता है। तो इसका एग्जांपल ऐसे जैसे कि जो टाटा है वो कार बना रही है सपोज़ मारुति सुजुकी की। सो उसमें क्या होगा कि जो उसने कार बना रही है वो सारे प्रोडक्ट्स खुद के ही तो नहीं यूज़ करेगी। जैसे कि कार में अगर वो रेडियो टेप लगा रही है, तो रेडियो टेप ज़रूरी नहीं है ना कि वो लाइक मारुति सुजुकी या फिर टाटा की कंपनी ने ही बनाई हो। सो वही कि जो है मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में कि जो कुछ चीज़ें हैं वो हम बाहर से लेकर आते हैं और वो जो प्रोडक्ट है या फिर वो चीज़ है वो हम कंप्लीट करते हैं। सो ये मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर जो सेकंड फ्रेश क्वेश्चन है वो है मिन्सबर्ग्स ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस। सो यहाँ पे क्या है कि लाइक इनका काम क्या है, तो इनके तो मेनली 3 होते हैं, टॉप वाले, फिर बीच के और फिर लास्ट वाले। तो इनको हम लाइक टेक्निकल टर्म्स क्या है इनके, स्ट्रैटेजिक अपेक्स क्या करता है कि ये जो होते हैं टॉप वाले, जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो एकदम बहुत दूर की सोचते हैं 5 साल बाद क्या करना, 5 साल बाद हमें किधर रहना है, कौन से लेवल पे होना है, वो सारी चीज़ तो क्या करते हैं, दूर की सोचते हैं। फिर आते हैं मिडल लाइन वाले, सपोर्ट स्टाफ और टेक्नो स्ट्रक्चर को हम बाद में लेते हैं, जो पहले 3 हैं वो ले लेते हैं। ओके, सो मिडल लाइन वाले क्या करते हैं, ये मैनेजर्स होते हैं, लाइक कि अगर इनका कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है या फिर जो भी चीज़ें होंगी, तो उनके जो हेड्स होते हैं जो मैनेज करते सारी चीज़ें उनकी, वो मिडल लाइन वाले मैनेजर्स जो आते हैं। फिर ऑपरेटिंग कोर यानी कि जो एक्चुअल में डे टू डे बेसिस पे काम कर रहा है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। एग्जांपल एज हम ले सकते हैं वर्कर्स,
तो ऑपरेटिंग कोर में वर्कर्स आते हैं, मिडल लाइन में मैनेजर्स एज एग्जांपल, एंड स्ट्रैटेजिक अपेक्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये तीन तो हो गए तीनों लेवल में। अभी आते कुछ टेक्नो स्ट्रक्चर वाले और कुछ सपोर्ट स्टाफ वाले। टेक्नो स्ट्रक्चर में जैसे कि आपको पता है कि वो कुछ एक्चुअल में काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ कि टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। जैसे कि अगर मशीन है कोई, वो नहीं चल रही है, तो फिर वो वहाँ जाके एक्चुअल में काम नहीं करेंगे। वो वहाँ जाके वो जो वर्कर है फिर उन्हें बताएंगे कि आप ऐसे काम करो, आप ये चीज़ ऐसे करो। सो वो चीज़ है। तो ये होते हैं टेक्नो स्ट्रक्चर वाले। फिर आते हैं सपोर्ट स्टाफ वाले। सपोर्ट स्टाफ जैसे कि एडमिन वाले, एडमिन जो सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कि चाय, वो छोटू जो चाय वगैरह देता है, फिर वो एक सपोर्ट स्टाफ में आ सकते हैं। फिर एडमिन वाले आ सकते हैं जो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो। सो ये हमारा मिंट्सबर्ग्स ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस है। जो सबसे टॉप पे आता है स्ट्रैटेजिक अपेक्स, फिर उनके अंडर ऐसे दो आते हैं टेक्नो स्ट्रक्चर और सपोर्ट स्टाफ। फिर उनके मतलब सेकेंड लाइन में आते हैं मिडल लाइन जैसे कि मैनेजर्स, एंड फिर लास्ट में आते हैं हमारे ऑपरेटिंग कोर। सो फिर अभी थर्ड पॉइंट है डोमिनेट, कि डोमिनेट कब कौन करता है। सो जो फर्स्ट है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर में क्या है कि जो स्ट्रैटेजिक अपेक्स वाले हैं वो डोमिनेट करते हैं। इसको हम एज एग्जांपल जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर है वो ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो ओनर है वो डोमिनेट करते हैं, वहाँ पे उसकी सब चीज़ें चलते हैं। डोमिनेट करना कि जिसका पावर बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वहाँ चलती हो। तो क्या होता है कि जो टॉप वाले हैं उनकी चलती है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर में ओनर की चलती है। फिर आता है मशीन ब्यूरोक्रेसी। मशीन ब्यूरोक्रेसी में किसकी चलती है, टेक्नो स्ट्रक्चर की। ये कब टेक्नो स्ट्रक्चर वालों की कब चलती है, जब कुछ टेक्निकल चीज़ें हो। जैसे कि एग्जांपल कि फायर एक्सटिंग्विशर्स है, एंड टेक्निकल स्ट्रक्चर वालों ने कहा है, टेक्नो स्ट्रक्चर वालों ने, कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर बचा तो सबको चिल्लाना है और भागना है। ओके, फिर उसमें से तो इनकी चलेगी। एंड लाइक कि वहाँ पे लाइटर या फिर कोई धुएं वाली चीज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं ओनर जाके बोल सकता कि तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, मैं ही मेरे मतलब कि मैं ओनर हूँ तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं, यहाँ पे टेक्नो स्ट्रक्चर वालों की चलेगी। अगर वो बोल दे कि आपको एक्सटिंग्विशर के पास जाके धुएं वाली चीज़ों से लाइक स्मोक वगैरह या फिर सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि टेक्नो स्ट्रक्चर वाले डोमिनेट करेंगे, वहाँ उनकी पावर ज़्यादा होगी। अब आते हैं प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में ऑपरेटिंग कोर वाले कब डोमिनेट करते हैं। तो अब लाइक कि वर्कर वाले कब डोमिनेट कर सकते हैं। सो वर्कर वाले तब डोमिनेट करते हैं जब वो प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। अब सपोज़ कि एक डॉक्टर है, अगर वो बोल रहा है कि मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, बहुत ही इमरजेंसी में हूँ, मैं अभी क्लिनिक नहीं आ सकता, तो फिर वो जो ओनर है या फिर जो है उसे मानना पड़ेगा कि वो भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, ऑपरेटिंग कोर वाले। क्योंकि जो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी जो डॉक्टर है वो तो एज अ वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है ना, तो वो कोई बिज़नेस का ओनर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है। सो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग कोर वाले हैं, जो वर्कर है, उनकी ज़्यादा चलेगी। सो वो डोमिनेट करेंगे। फिर आते हैं डिविजनलाइज्ड में क्या होता है, जो मिडल लाइन वाले होते हैं उनकी ज़्यादा चलती है, जैसे कि मैनेजर्स। तो वहाँ पे अगर मैनेजर, जैसे कि डिविजनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि मैनेजर होता है वो ओनर को बोलता है कि आप रुको ज़रा, हम आपको प्रॉफिट करके देंगे इतने टाइम बाद। तो उसे ओनर को उनकी बात सुननी पड़ेगी, उन्हें वेट करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हमें तो अभी प्रॉफिट चाहिए। सो वहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, मिडल लाइन वाले। अभी आते हैं एडोक्रेसी वाले, जैसे कि सपोर्ट स्टाफ, जैसे कि एडमिन वाले। अगर एडमिन वाले कोई चीज़ कह रहे हैं तो फिर उन्हें सुननी पड़ेगी। वैसे ही मशीनरी आता है कि आइडियोलॉजी जो है उनका ज़्यादा चलता है कि अगर मिशन ये है, गोल्स ये है, तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। उनकी वहाँ ज़्यादा चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, तो वो तब वहाँ डोमिनेट करते हैं। सब ऐसे अलग अलग होता है जहाँ सब अलग अलग अपना अपना उनका पावर ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कुछ है। सो वो कंटिन्यू करते हैं।
आई नो थोड़ा चैप्टर लेंदी है, आई होप आप लोग बोर नहीं होते, बट चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए किया है, और इससे ज़्यादा शॉर्ट शायद नहीं हो पाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर रिवीजन करना है तो। फिर बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट, आई गेस ये 2 टुकड़ों में दिया है। ओनरशिप और डायरेक्शन के बीच का सेपरेशन दिया है, एंड मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन के बीच का सेपरेशन दिया है। हम तीनों को एक साथ ही ले लेते हैं। सो ओनरशिप और डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है? ओनर कौन होंगे हमारे, जैसे कि शेयर होल्डर्स है, तो ये सब हमारे कौन हो गए? एक्चुअल जो कंपनी है, बिजनेस है, उसके ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स है। फिर आते हैं हमारे डायरेक्शन, कि जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कौन डायरेक्ट कर रहा है? तो उसको ऑब्वियसली कौन डायरेक्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हमारे जो है बिजनेस और या ऑर्गेनाइजेशन, उनको डायरेक्ट करते हैं। फिर आते हैं मैनेजमेंट, की मैनेज कौन करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी बोलते हैं कि हमें ये ऐसा चाहिए, हमें इतनी सेल्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को अचीव करना, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना और लोगों से करवाना, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है? हमारी मैनेजमेंट। सो वही है कि ओनर्स हमारे कोई और होते हैं, हमारा डायरेक्शन जो देता है हमें वो कोई और होता है, और जो मैनेज करता है चीज़ें वो कोई और होता है। फिर आता है हमारा स्केलर चेन यानी कि एक लाइन में जाना। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है, उसने मिस्चीवनेस की है, या फिर क्लासरूम का ट्यूबलाइट फोड़ा है कोई एक स्टूडेंट ने दूसरे क्लास का, तो वो जो मॉनिटर है वो जाकर उसके टीचर को बोलेगा, फिर टीचर जाकर प्रिंसिपल को बोलेगी, फिर प्रिंसिपल वो दूसरे क्लास वाले बच्चे के टीचर को बोलेगी, फिर वो टीचर मॉनिटर को बोलेगी, फिर मॉनिटर वो जिस स्टूडेंट ने ट्यूबलाइट फोड़ी है उसको जाके बोलेगा कि तूने ट्यूबलाइट क्यों फोड़ी दूसरे क्लास की जाके, अगर तूने अभी फिर से ऐसा किया तो प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर आया है कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो फिर ऐसी की लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ये चीज़ें ऐसी ही जाएगी। कोई डायरेक्टली जाकर कोई वर्कर है डायरेक्टली जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलता है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, या फिर ये बंदे ने मुझे टपली मारी। सो ऐसी चीज़ें कोई भी जाकर किसी को नहीं बोल सकता, वो जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है उसे फॉलो करना पड़ेगा। फिर थर्ड आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि दो है, एक वाइड है और एक नैरो है। वाइड में क्या होता है, एक बंदा होता है और उसके नीचे बहुत से लोग होते हैं, सो 6-7 लोग होते हैं। सो उसको बोलते हैं वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि एक बंदे के अंदर बहुत से लोग हैं। सो ये क्या हो गया हमारा वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। फिर आता है नैरो में क्या होता है कि एक ही बंदा होता है और उसके नीचे कुछ 2-3 लोग होते हैं। सो ये क्या होता है हमारा नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कब अच्छे से मैनेज होगा और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कब अच्छे से मैनेज होगा, इसके भी कुछ ये है। सो जो फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ वर्क, कि नेचर ऑफ वर्क कैसे है, वो रिपीटिटिव है या फिर मतलब कि अलग अलग है। सो इसमें क्या होगा कि अगर नेचर ऑफ वर्क रिपीटिटिव है, सेम काम हमें बार बार करना, तो हम वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल रख सकते हैं, यानी कि अपने अंदर बहुत से लोगों को रख सकते हैं। बट अगर वही मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसे बहुत से लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। तो वो टाइम पे कौन सा बेटर होगा? नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि अपने अंडर 2-3 लोग ही रखने जमेंगे। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ वर्क। अभी सेकेंड आता है टाइप ऑफ पर्सनल। अब टाइप ऑफ पर्सनल यानी कि वो बंदा काम कैसे कर रहा है। अगर वो ज़्यादा स्किल्ड है तो हम ज़्यादा लोगों को रख सकते हैं। अगर बेकार है पूरा जो काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ आता ही नहीं है, तो हम ज़्यादा लोगों को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो जिन्हें नहीं आता हमें उन पर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे करो वैसे करो, वो सारी चीज़ें। तो फिर तभी नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल आएगा। फिर लोकेशन ऑफ पर्सनल, की लोकेशन कैसा है कि हम एक ही जगह पे सब पे नज़र रख रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे सब है, तो फिर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल रख सकते हैं। बट अगर सब अलग अलग है तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, तभी हम कैसे कम लोगों को ही नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, हम कुछ ही लोगों को अपने अंडर रख पाएंगे। फिर आता है हमारा टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। अब टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि
एक है, उसके नीचे 2-3 जन है, फिर वो 2-3 जन के अंदर 2-3 जन है, फिर वो 2-3 जन के अंदर 1-2 जन है। सो ऐसे है कि टॉल मैनेजमेंट है। और फ्लैट और मतलब कि टॉल ऑर्गेनाइजेशन है। और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ही बंदा है, उसके अंडर ही बहुत से लोग हैं। सो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनका एक डिसएडवांटेजेस है। टॉल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेजेस ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, सबको बुलाना फिर बैठ के डिस्कशन करना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रमोशन किसको दें। अभी सभी सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो और लेकिन प्रमोशन के लिए होगी तो एक ही जगह, तो तभी किसको प्रमोशन दें। सो वहाँ पे एक एडवांटेज आता है कि प्रमोशन किसको दें। फिर फिफ्थ आता है ऑफशोरिंग। सेम कि तो ऑफशोरिंग क्या होता है कि हम ये किसी और कंट्री से काम करवाते हैं। होता है ये आउटसोर्सिंग की तरह है, बट ऑफशोरिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा काम है वो किसी और कंट्री से करवाते हैं। हम एज एग्जांपल लेते हैं कि हम यूके में हैं और यूके में हम अकाउंटिंग और सारे बिजनेस संभालते हैं। सो एंड हमें क्या करना है कि जो बैलेंस शीट है वो बनवानी है। सब यूके में महंगी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इंडिया से बनवाएंगे, क्योंकि वहाँ से सस्ती पड़ेगी। सो हम इंडिया से बनवा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि लैंग्वेज बैरियर भी आ सकता है, लेकिन फिर भी हम प्रेफर करते हैं कि इंडिया से बनवाएं, क्योंकि कॉस्ट कम पड़ती है। सो ये होता है ऑफशोरिंग, कि हम जो है हमारा काम किसी और से करवाते हैं और फाइनलाइज हम खुद ही करते हैं। सो ये हो गया हमारा ऑफशोरिंग। अब सिक्स्थ आता है शेयर्ड सर्विसेज अप्रोच। शेयर्ड सर्विसेज अप्रोच के सेम जैसे कि लाइक हमने अलग अलग के लिए कॉल सेंटर्स रखे थे। हम एक पेप्सी बनाते, चिक्स बनाते हैं और केक बनाते हैं। सो हमने सबके लिए अलग अलग ये रखा था, डिपार्टमेंट है सबका अलग अलग, तो उसके लिए हमने कॉल सेंटर्स रखे थे कि पेप्सी वाले को कुछ क्वेरी रहेगा तो वो ये कॉल सेंटर वालों को करेगा, अगर चिक्स वालों को कोई क्वेरी रहेगा तो ये कॉल सेंटर को करेगा। तो इसमें क्या कि शेयर्ड सर्विस फिर हमने जो अलग अलग के लिए रखे थे जो कॉल सेंटर्स, हमने उन्हें सबको मर्ज करके एक ही कॉल सेंटर रख दिया कि जिसको कोई भी क्वेरी रहेगा वो इसी कॉल सेंटर वालों को करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा शेयर्ड सर्विसेज अप्रोच। अब आता है हमारा 7 पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन यानी कि डिसेंट्रलाइज करना मतलब कि हमारे पास जो अथॉरिटी है उसमें से कुछ अथॉरिटी हम नीचे वालों को देते हैं, और सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो भी पावर है, जो भी अथॉरिटी है, सब हम अपने पास रखते हैं। सो इसमें से अब फैक्टर्स लाइक ये कब अफेक्ट होता है, जैसे कि पहला है मैनेजमेंट स्टाइल। ये लाइक डिसेंट्रलाइज मतलब कि अपनी पावर किसी को देनी है या नहीं देनी है, ये मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड होता है कि मैनेजमेंट स्टाइल कैसी है, एंटरप्रेन्योरल है या फिर जोग्राफिकल है। तो वो मैनेजमेंट स्टाइल डिसाइड करता है कि हमें अथॉरिटी देनी है या नहीं देनी है। फिर एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या वो अथॉरिटी का सही यूज़ करेगी, क्या वो उसे संभाल पाएगी, तो वो मैनेजमेंट की एबिलिटी कैसी है, तो वो भी डिसाइड करता है कि हमें पावर देनी है या नहीं देनी है। सेम चीज़ जोग्राफिक स्प्रेड, अगर एक ही जगह पे है, थोड़ी ही है, तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे है तो ऑफकोर्स लोकल डिसीजन मेकिंग जैसे कि हमने देखा था वो देनी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा पावर, तो उनको देना पड़ेगा। फिर आता है साइज़। अब साइज़ मतलब कि वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर बहुत बड़ा है तो ऑफकोर्स सबको क्या है, अपना पावर जो है देना पड़ेगा, ओनर को या फिर जो टॉप वाले हैं उनको। अब इनमें डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो अगर हम अब इसमें है कि अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं या किसी को पावर देते हैं तो एडवांटेजेस क्या होंगे। तो एडवांटेजेस ये होगा कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो फ्री हो जाएगी, बिकॉज जो नीचे की सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो वही हैंडल करें। जैसे कि कोई जूनियर का इंटरव्यू लेना है या फिर उसे हायर करना है, तो वो सारी चीज़ें वही कर लें। फिर लोकल डिसीजन लेना है कि लोकल डिसीजन, सपोज़ कि आज साफ़ सफाई वाले जो है वो छुट्टी पे है तो क्या करें, तो फिर लोकल डिसीजन की जो ऊपर ऊपर के कचड़े हैं, थोड़े से पेपर्स है या फिर कुछ चीज़ें, खुद ही साफ़ कर लो एक दिन, सब एम्प्लॉयज़ से थोड़ा सा करवा लो कि पेपर्स वगैरह जो है वो उठाकर थोड़ा डस्टबिन में डाल दें। ऑफकोर्स किया तो उन्होंने ही है गंदा, तो अगर वो पेपर्स उठाकर डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे लोकल डिसीजंस वो ले सकते हैं।
फिर मोटिवेशन एंड करियर पाथ की अगर हमारे पास कुछ पावर्स है या फिर कुछ अथॉरिटी है तो हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। अगर हम मोटिवेट होकर कुछ कर रहे हैं तो हम क्या होंगे कि हमें करियर पाथ मिलेगा और आगे जाएगा। फिर क्या है कि फास्ट रिस्पॉन्स कर पाते हैं, जैसे कि अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम फटाक से उनसे मंगवा सकते हैं। फिर आते हैं इनके डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि कंट्रोल लॉस हो जाता है हमारा उन पे से। लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रेंस की उनके गोल्स अलग है, उन्हें ज़्यादा पे चाहिए, उन्हें वर्किंग कंडीशंस अच्छी चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स उनके गोल्स कुछ अलग ही है और हमारे बिजनेस के कुछ अलग ही गोल्स है। सो गोल कॉन्ग्रेंस जो है दोनों का सेम नहीं होगा। इन एक्सपीरियंस्ड पुअर डिसीजन, अगर कि उसे एक्सपीरियंस नहीं है डिसीजंस लेने का तो वो पुअर डिसीजंस लेगा, कुछ भी डिसीजन लेगा। सो इन एक्सपीरियंस होगा तो पूरा डिसीजन लेगा। फिर ट्रेनिंग कॉस्ट, अगर उसे कोई चीज़ सिखानी है तो उसके ट्रेनिंग के खर्चे वो अलग। फिर डुप्लीकेशन रोल्स की, मतलब वही काम मैं भी कर सकती हूँ और वही काम वो भी कर सकता है, तो रोल्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, सेम डबल डबल। फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट की, उसके पीछे भी हमें कभी कभार एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ सकती है। सो वो सारी चीज़ें। अब हम आते हैं 8th पॉइंट पे, जो है हमारा लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी में 3 लेवल है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल वाले करते हैं कि जैसे कि कोई, मैंने कहा था कि लास्ट लाइक नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें कौन से लेवल पे होना है। फिर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, तो वो सब कौन देखेंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वाले, जो बहुत दूर की सोचते हैं और जो अंदर बाहर सारी चीज़ें। सो वही की जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वाले हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स रख कर चलते हैं, जो इंटरनल भी देखते हैं और एक्सटर्नल भी देखते हैं। फिर टैक्टिकल प्लानिंग वाले आते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग वाले क्या होते हैं, जो मिडल मैनेजमेंट होती है, जो मिडल लेवल वाले होते हैं वो। सो ये क्या करते हैं, जो गोल्स है, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में जो डिसीजंस लिए, जो गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किया है, तो उस पर ये जो टैक्टिकल प्लानिंग वाले हैं ये काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट प्लान्स बनाते हैं, छोटे छोटे, लाइक 1-2 साल के अंदर या फिर 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में हमें इतना करना है। सो टैक्टिकल प्लानिंग ये कि जो बीच के होते हैं, सो ये सारी चीज़ें मैनेज भी करते हैं। फिर आते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग वाले, जो डे टू डे बेसिस पे जो काम करते हैं। सो जो ऑपरेशनल प्लानिंग वाले हैं वो टैक्टिकल प्लानिंग की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, मतलब जो प्रैक्टिकली करेंगे। अब आते हैं हमारे कुछ कॉमन डिपार्टमेंट्स जो है 9th पॉइंट में। ऐसे कुछ कॉमन डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, जो रिसर्च करते हैं और डेवलप करते हैं कि क्या नया ट्रेंड चल रहा है और कुछ हम नया कर सकते हैं क्या। फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट्स, जो परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स एंड ऑल। फिर प्रोडक्शन वाले जो एक्चुअल प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। एडमिनिस्ट्रेशन जो सपोर्ट स्टाफ ऐसे काम करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले जो हमें फाइनेंस देते हैं प्रोडक्शन वालों को या फिर बाकी डिपार्टमेंट्स को। फिर डायरेक्ट सर्विस प्रोविजन, जो डायरेक्टली कोई चीज़ चाहिए होगा तो वो सर्विस देते हैं। मार्केटिंग वाले जो जाकर जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करते हैं। फिर अभी आता है 10th, जो है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में कुछ की एम्फेसिस है, जो 4 है। उसमें क्या है कि सबसे लाइक कि हमें कैसे मार्केटिंग करनी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा और एंटिसिपेट करना होगा कि क्या नीड्स है मार्केट में। जैसे कि अभी मार्केट को, जैसे कि एग्जांपल था कि पहले गोल फ्रेम का चश्मा चला, देन फिर स्क्वायर वाला ट्रेंड था, अभी फिर से गोल वाले गांधी जी के चश्मे का ट्रेंड चल रहा है। तो फिर वही कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि मार्केट की नीड्स क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है। फिर कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें सप्लाई करेंगे, वैसे प्रोड्यूस करके। फिर देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ कहाँ तक हम अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम आईफोन बना रहे और हम गाँव में जाकर तो नहीं बेच सकते, तो हमारी एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी कि हम कहाँ तक बेच सकते हैं। फिर प्रॉफिटेबिलिटी की हम प्राइसिंग डिसीजंस लेना पड़ेगा कि कितना प्राइस रखें कि हमें प्रॉफिट हो। अगर हम यहाँ पे बहुत लाइक कि बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है ये कि प्राइसिंग डिसीजन। अगर हम ज़्यादा प्राइस हाई रखते हैं तो फिर कोई प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करता, अगर हम बहुत ही लो प्राइस रखते हैं तो हमें लॉस होने का टेंशन होता है। सो ये है, तो ये हमारे 4 की एम्फेसिस थे। फिर आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में भी 4 चीज़ें हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन।
सबसे पहला है प्रोडक्ट। आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा स्क्रिबलिंग हुआ है नंबरिंग्स की वजह से, सो आई होप यू ऑल विल मैनेज। फिर प्रोडक्ट, सो बैक टू द पॉइंट, प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में क्या है कि कोर प्रोडक्ट होता है, एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था फेस क्रीम, फेयर एंड लवली। सो हमारा कोर प्रोडक्ट क्या है, क्रीम। अब हम क्रीम को जैसे कि है कि वो चम्मच में तो नहीं दे सकते या फिर पैकेट में बांध के नहीं दे सकते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए वो पैकेजिंग पे ये करेंगे। सो हम उसको एक ट्यूब में पैक करेंगे, तो ट्यूब का पैकेजिंग कैसा होगा, खड़ा होगा या सोया हुआ होगा, कैसे होगा, सो हो जाएगा हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट। और उसके साथ हम क्या क्या देंगे, तो जैसे कि हम इंस्टॉलेशन देंगे, आफ्टर सेल सर्विस होगी, और जैसे कि हम वॉशिंग मशीन लेते तो नहीं क्या, हमारे घर पर आते आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए, हमें वॉशिंग मशीन के सारे फीचर्स समझाने के लिए। फिर तो वैसे कि प्रोडक्ट में हमें क्या क्या रहेगा, कि कोर प्रोडक्ट कौन सा है, एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा है, और लाइक उसके साथ हमें क्या और फीचर्स होंगे उसके। सो फिर आता है हमारा उसमें सेकंड पॉइंट जो है प्राइसिंग इश्यूज़। अब जैसे कि लास्ट टाइम कहा था कि प्राइसिंग डिसाइड करना बहुत ही क्रिटिकल काम है। सो अभी आते हैं हम प्राइसिंग इश्यूज़ में क्या है, सबसे पहला कॉस्ट, कि कॉस्ट क्या रखनी है। अगर बहुत ही हाई रखते हैं तो फिर कोई लेगा नहीं, और बहुत कम रखते तो फिर लॉस होगा। फिर कस्टमर, कि कस्टमर कैसे है, जैसे कि कहा था कि गांव में अगर जाकर कोई चीज़ बेच रहे हैं आईफोन, तो वहाँ नहीं बिके, अगर वहाँ जाकर वीवो ओप्पो बेचते तो ऑफकोर्स फटाफट सब बिक जाएगा। सो ये भी देखना पड़ेगा कि कस्टमर कौन है, तो वो भी एक इश्यूज हो सकते हैं। फिर हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, अगर जैसे कि अभी एप्पल और वन प्लस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लाइक बोलते कि वन प्लस आईफोन को भी टक्कर दे रहा है। सो वो सारी चीज़ें कि कंपटीशन क्या है, अगर हम हमारे कंपटीशन की अगर ज़्यादा प्राइस रखते हैं तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा। फोर्थ आता है कॉर्पोरेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो उसके हिसाब से लाइक चल रहा है कि कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे बहुत प्रॉफिट कमाना है, तो फिर मैं प्राइस हाई रखूँगी। अगर मुझे मेरा मोटिव है, मेरा कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे नाम कमाना है, तो फिर जियो के जैसा प्राइस बहुत कम रखो। सो वैसे भी कुछ प्राइसिंग के टैक्टिक्स होते हैं जो हर मार्केटिंग वाले या फिर सब जो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये बहुत ही सिंपल है कि जितने को आपका पर यूनिट पड़ा है उसमें आपको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट चाहिए उतना ऐड करके आप या फिर कितना प्रॉफिट चाहिए वो ऐड करके आप वो सेलिंग प्राइस सेट करके आप वो प्रोडक्ट बेचो। फिर सेकंड आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग यानी कि जैसे कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, जैसे कि जियो, उन्हें क्या करना है कि नाम कमाना है, या फिर उन्होंने कैसे प्राइस बहुत ही कम रखती थी, जिससे सभी लोग खरीद रहे थे, फिर बाद में उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, तो वो बात अलग है। बट पेनिट्रेशन प्राइसिंग की बहुत कम में बेच रहे। फिर आता है परसेंट प्राइसिंग की एप्पल, जैसे कि उन्होंने अपनी प्राइसेस इतनी हाई रखी है कि लोगों को लगे कि बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। सो वही कि इतना प्राइस हाई रखो कि लोगों को लगे कि बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसीव्ड क्वालिटी प्राइसिंग। फिर फोर्थ आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि अगर कोई लाइक हाइपिंग स्पॉट है, जैसे कि शिमला है, कश्मीर है, और यहाँ पे अगर उनके सीजन्स के अकॉर्डिंग उनके प्राइस जो है वो अप डाउन होते रहते हैं। या फिर सिंपली एग्जांपल हम बस का ही ले सकते हैं। अभी तो नहीं है बट पहले कैसे हाफ टिकट होता था बच्चों के लिए, एंड एडल्ट्स के लिए फुल टिकट होता था, तो वैसे ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर गोइंग रेट प्राइसिंग होता है। गोइंग रेट प्राइसिंग में यानी कि जो कंपटीटर का प्राइस है हम वो प्राइस रख रहे हैं कि वो जो है कंपटीटर से मैच हो जाए। सो ये है गोइंग रेट प्राइसिंग की जो चल रहा है वैसे। फिर यहाँ पे सिक्स आते हैं हमारे प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग यानी कि जैसे कि सैमसंग वो क्या करता है, स्टार्टिंग में तो बहुत ही हाई प्राइस के प्रोडक्ट्स लाता है, फिर 2-3 महीनों बाद उस प्रोडक्ट की प्राइस गिरा देता है और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट की प्राइस लाता है।
आई मीन नेक्स्ट प्रोडक्ट का हाई प्राइस में लाता है, तो फिर जो जिसकी प्राइस कम करती है वो अगर देखेंगे तो लोग उनको क्या लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट इतना महंगा था और अभी इतना सस्ता हो गया, तो चलो जाकर लेते। लेकिन हालांकि वो होगा प्रोडक्ट का लाइक प्रॉफिट वगैरह करके उतना ही, बट एट अ टाइम उन लोगों ने क्या दिखाया कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो होता है प्राइस स्कीमिंग की, पहले प्राइस बहुत हाई रखते और फिर कुछ टाइम बाद उसे गिरा देते कि लोगों को लगे कि यार इसकी प्राइस तो बहुत कम हो चुकी है और लोग जाकर उसे खरीद लें। फिर आते हैं लाइक कि लॉस लीडर में क्या होता है, जैसे कि जियो है, वो क्या कर एग्जाम्पल कि जियो ने कॉलिंग का रखा। अब कॉलिंग की कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बट उससे लेने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए होगा, उसकी मदद से आप कॉलिंग कर सकते हो। तो उसने कॉलिंग में प्राइस तो भले कम रखा, लेकिन वो डिवाइस में उसने पैसा वसूल लिया, लाइक कि वो डिवाइस का प्राइस इतना हाई रखा कि वो जो कॉलिंग का प्राइस है उससे वो वसूल हो जाए। सो ये होता है लॉस लीडर। और कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास लैपटॉप है और फ़ोन है, तो हमने क्या किया, बाय वन लैपटॉप एंड गेट वन फ़ोन ऑन अ 50% डिस्काउंट। क्यों कि मतलब कि अट्रैक्टिव चीज़, लाइक कि सस्ती चीज़ को देखकर लोग अट्रैक्ट हो, और जो हालांकि हमने रखा है इसको सस्ते, मतलब जो सेकंड प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम रखा है, लेकिन वो पहले वाले से सेट ऑफ हो जाए कि उसमें वसूल हो जाए। ये हो गया हमारा कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, और इसके साथ ही हमारा प्राइस टेक्निक्स जो है वो टॉपिक ख़त्म होता है। फिर जो है 4 पॉइंट वो है प्रमोशनल इश्यूज़। प्रमोशनल इश्यूज़ इसमें क्या है, सिंपली एग्जाम्पल कि पबजी का कोई तो नया गेम आया, गेमिंग आया, उसमें मेरे को उसके बारे में पता चला, मैं उसके बारे में अवेयर हो गई। सबसे पहले क्या हुआ, अवेयरनेस हुआ कि हाँ मुझे पता चला कि गेमिंग ऐसा कोई चीज़ आया। फिर पता चला कि अरे इसको तो ऐसे खेल सकते, यहाँ पे लाइक कि ज़्यादा मेहनत नहीं है, ये यहाँ से चलते चलते शूट कर सकते हैं। सो इसमें क्या हुआ, मुझे इंटरेस्ट आया कि कुछ न्यू फीचर्स है, तो फिर इंटरेस्ट आया। फिर क्या होगा कि इंटरेस्ट आया तो डिज़ायर होगा कि अब मुझे भी चाहिए ये चीज़, तो फिर डिज़ायर आएगा। और अगर मुझे डिज़ायर आया और मेरी कैपेसिटी रही, तो डेफिनेटली मैं जाकर क्या करूँगी, एक्शन लूँगी और जाकर प्रोडक्ट खरीद लूँगी। सो ये कुछ ऐसे प्रमोशनल इश्यूज़ होते हैं जिसको हम AIDA AIDA एज ए शॉर्ट फॉर्म है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। सो ये हो गया हमारा प्रमोशनल इश्यूज़। अब आते हैं प्रमोशनल टेक्निक्स पे। प्रमोशनल टेक्निक्स यानी कि एडवर्टाइजिंग करना, टीवी पे एडवर्टाइज़ कर रहे हो, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज़ कर रहे हो, रेडियो पे एडवर्टाइज़ कर रहे हो, जैसे जो चाहिए। फिर सेकेंड आता है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स की, बाय वन गेट वन। यहाँ पे अभी आपको क्या लगेगा कि बाय वन गेट वन मतलब कि एक पे एक फ्री है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप एक ले रहे हो तो आपको एक ही मिलेगा। सो ये कुछ ऐसी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कर रहे हैं। फिर आता है पर्सनल सेलिंग यानी कि डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट्स को सेल करना। एंड फिर पब्लिक रिलेशन में जैसे कि आपने स्पोर्ट्स में एडवर्टाइजमेंट दी है, या फिर स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर किया है, तो फिर IPL है उसको स्पॉन्सर कर रहे हो, तो आपके जो बैट है उस पर आपका एडवर्टाइजिंग होगा। फिर टी-शर्ट पे एडवर्टाइजिंग होगा, जो बाउंड्री लाइन्स है उस पर एडवर्टाइजिंग होगा। तो फिर वो की पब्लिक रिलेशन। फिर थोड़ा आता है प्लेस इश्यूज़ यानी कि डायरेक्ट सेल करना एग्जाम्पल सी। सो सी क्या करता है, अपनी सर्विसेज जो है वो उनके क्लाइंट्स को, जो कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्टली सेल करता है। और वही हम एग्जाम्पल इनडायरेक्ट सेलिंग का लिए, तो इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल जो मैन्युफैक्चरर होता है वो होलसेलर को सेल करता है, देन वो होलसेलर रिटेलर को, एंड देन रिटेलर कंज्यूमर या कस्टमर को। सो आई होप आपको जो वीडियो है वो बेनिफिशियल रहा हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।